वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक एनालॉग में जिसका नाम है कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ बीजेटी। बीजेटी के टोटल कितने कॉन्फ़िगरेशन होते हैं? तो देखिए बीजेटी की अगर हम बात करें तो तीन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। कॉमन बेस, जिसे हम सीबी कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। दूसरा होता है कॉमन एमीटर, जिसे सीई से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा होता है कॉमन, आप समझ गए होंगे तीसरा क्या होता है, कॉमन कलेक्टर, जिसे हम सी कॉन्फ़िगरेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन हम लेके चलते हैं कॉमन बेस और उसका करते हैं डीप में एनालिसिस। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन का नाम लिखिएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, तो देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो यहाँ पे क्या है, बेस कॉमन। क्या दिया गया है, कॉमन बेस, यानी कि जो बेस है वो कॉमन है। अगर बेस कॉमन है तो बचा क्या, एक कलेक्टर बचा, एक क्या बचा, एमीटर। यानी यहां से सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर बेस कॉमन है तो हम इनपुट दे रहे हैं एमीटर से, आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर से। यानी कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वो अपना कहां दे रहे हैं, एमीटर को, और जो अपना आउटपुट हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं कलेक्टर से। बट यहाँ पे क्या है, बेस कॉमन है, मतलब बेस इनपुट में भी इंक्लूड करना पड़ेगा, बेस आउटपुट में भी इंक्लूड करना पड़ेगा, मींस कॉमन बेस। तो यहाँ पे इनपुट को हम क्या बोल देते हैं, एमीटर तो रहना है प्लस बेस भी कॉमन है, तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा इनपुट टर्मिनल है वो क्या है, बेस एमीटर। जो इनपुट है हमारा वो बेस एमीटर है और आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टर बेस। ये समझ में आ रहा है। अब इसका सर्किट देखते हैं कैसे बनता है। तो ये दो चीज मैंने आपको बताई थी कि एक, किसी भी बीजेटी का जो नॉर्मल सा सर्किट डायग्राम है वो इस तरह से बनता है, यानी कि बीजेटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। मैंने आपको क्या बताया था, हम हमेशा एनपीएन का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि रीजन मैंने आपको बताया था क्या, कि एन में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो होल से ज्यादा होती है, और जिसकी वजह से हमें ज्यादा करंट मिलता है। तो हम एनपीएन हमेशा प्रेफर करते हैं, और एनपीएन का रिप्रेजेंटेशन था कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा जो बेस है वो कॉमन है, तो बेस में हम क्या करेंगे, इनपुट नहीं देंगे, बेस में हम दे देते हैं एक, शो कर देते हैं एक रेजिस्टेंस, और इसे कर देते हैं ग्राउंड। कलेक्टर में ये है कलेक्टर का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमने शो कर दिया एमीटर का रेजिस्टेंस। अब ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा बेस रेजिस्टेंस, ये है हमारा कलेक्टर रेजिस्टेंस, और ये है हमारा एमीटर रेजिस्टेंस। सही है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें हमेशा एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना होता है। मैंने आपको बताया था कि यही एक ऐसी रीजन है जिसको हम पढ़ते हैं, यानी कि एक्टिव रीजन। और एक्टिव रीजन में मैंने आपको क्या बताया था कि एमीटर बेस जंक्शन, यानी कि ईबी जंक्शन को क्या रखा जाता है, फॉरवर्ड बायस, और बेस कलेक्टर यानी कि कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या रखा जाता है, रिवर्स बायस। यहां तक क्लियर है। तो बेस तो देखिए दोनों में कॉमन है, यानी कि यहां से हमें ये क्या पता चल रहा है कि एमीटर को फॉरवर्ड बायस रखना है, कलेक्टर को रिवर्स बायस रखना है। सर्किट कैसे बन रहा है ये ध्यान दीजिएगा। अब मान लेते हैं ये हमारा एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। हमें एमीटर को क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस। और ये कौन सा ट्रांजिस्टर मैंने बताया है, ये एनपीएन है, एनपीएन। तो अगर हमें एमीटर को फॉरवर्ड बायस रखना है
तो इससे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। और अगर इस कलेक्टर को रिवर्स रखना है तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक बैटरी लगा देते हैं एमीटर में, नेगेटिव टर्मिनल से उसको कनेक्ट कर देते हैं और ये हो गया हमारा ग्राउंड। सिमिलरली कलेक्टर को भी हमें क्या करना है, रिवर्स बायस। और कलेक्टर किस चीज का बना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर उसे रिवर्स करना है तो पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये बन गया ग्राउंड। ये हमारा प्रॉपर सर्किट बन गया। इसे हम बोल देते हैं VCC यानी कि कलेक्टर वाला वोल्टेज, इसे बोल देते हैं VEE। ये हमारा क्या बन जाता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम, CB कॉन्फ़िगरेशन। अब आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे बेस तो हमने कॉमन दिखाया ही नहीं, तो कैसे ये आप बोल सकते हो कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए इसका एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, ध्यान दीजिएगा कि जो एमीटर है वो भी यहाँ ग्राउंड से कनेक्टेड है, जो बेस है वो भी ग्राउंड से कनेक्टेड है और जो कलेक्टर है वो भी ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो क्यों ना तीनों ही टर्मिनल्स को हम एक पॉइंट से कनेक्ट कर दें ग्राउंड से, क्योंकि आखिरकार ये तीनों ही तो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो इसका एक और रिप्रेजेंटेशन कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। ये है कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन इसका। ये हो गया हमारा एमीटर फॉरवर्ड बायस और इसको लाके हमने इससे कनेक्ट कर दिया। ये हमारा कलेक्टर है, कलेक्टर भी ग्राउंड से कनेक्टेड था, कलेक्टर का रेजिस्टेंस VCC, तो इसको भी हमने फाइनली लाके ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, कॉमन पॉइंट, जिसे हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। आ रहा है समझ में। ये NPN ट्रांजिस्टर है, मतलब करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगी। ये हमारा है बेस रेजिस्टेंस, ये हमारा है कलेक्टर रेजिस्टेंस। ये VCC बैटरी है, वो ये VEE बैटरी है और ये एमीटर का रेजिस्टेंस है। चलिए अब एक चीज और नोट कर लीजिएगा, ये हमारा बेस कनेक्शन है। मैं पहली बार ये सब डिटेल में बता रहा हूँ, बाद में फिर हम डायरेक्टली करेंगे। ये हमारा कलेक्टर है और ये हमारा है एमीटर। तो एक वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस VBE, बेस टू एमीटर वोल्टेज, जैसा आप सब जानते हो। एक वोल्टेज आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस VCE, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, जैसा कि आप सबको पता है। चलिए ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन बन गया। कलेक्टर करंट जा रही है यहाँ से और जो एमीटर करंट है वो आ रही है इस डायरेक्शन में, IE। तो ये हमारा प्रॉपर डायग्राम बन गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम जो करंट है वो कहां से दे रहे हैं, यानी कि इनपुट कहां से दे रहे हैं, एमीटर से। तो एमीटर करंट क्या हो जाएगी, एमीटर करंट यहाँ पे हो जाएगी IE इज इक्वल टू, ये हम डिराइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं है डिराइव करने की, इसे डायरेक्ट याद रखिए, e टू द पावर VBE डिवाइडेड बाई eta VT माइनस 1। यहाँ पे जो IE है वो है एमीटर का करंट और IES क्या है, सैचुरेशन करंट, एमीटर का करंट ड्यूरिंग सैचुरेशन। और VB है हमारा बेस एमीटर, क्या है, बेस एमीटर वोल्टेज, करेक्ट, यानी कि इनपुट वोल्टेज आप बोल सकते हो इसे। अब हम चलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हम प्लॉट करते हैं, क्या, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम्स में कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पहचानिए कौन सी है। तो देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है,
we have to plot the characteristic between input current versus इनपुट वोल्टेज। अब यहां से मुझे बताइए, हम इनपुट कहां से दे रहे हैं? बेस तो हमारा कॉमन है, हम इनपुट दे रहे हैं एमीटर से, तो हमारी जो इनपुट करंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एमीटर करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज हमारा कौन सा है? तो इनपुट वोल्टेज हमारा होगा कौन सा? एमीटर वोल्टेज। बट हमें साथ में क्या लेना पड़ेगा? बेस को भी, यानी कि बेस एमीटर वोल्टेज हमारा इनपुट वोल्टेज हो जाएगा वी बी ई। मतलब अगर आपको कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले, तो हमेशा आप जो प्लॉट है वो किस किसके बीच में प्लॉट करोगे? आई यानी कि एमीटर करंट और बेस एमीटर वोल्टेज। तो देखिए, चलिए प्लॉट करते हैं इसे। तो हमें पता है कि जो आई की वैल्यू है वो क्या होती है? अभी अभी मैंने बताया आपको, आई एस यानी कि सैचुरेशन वाली, e टू द पावर वी बी ई डिवाइडेड बाई ईटा वी टी माइनस वन, राइट। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि इक्वेशन फर्स्ट को प्लॉट करिए, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में आई और वी के बीच में कैसा रिलेशन है? एक्सपोनेंशियल राइज। तो बन गया आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। यह है इनपुट करंट आई और ये है वीबीई। तो ये एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगा? राइज। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए, VCE मस्ट बी कांस्टेंट। इस इक्वेशन की एक कंडीशन क्या है? लिख लीजिएगा, कलेक्टर टू कलेक्टर टू बेस वोल्टेज नॉट एमीटर, VCB इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बन गया आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। और अगर VCB कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। अभी तक के लिए इतना मान लीजिए कि जो हमारा IE और VBE के बीच का प्लॉट है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वो कैसा होता है? एक्सपोनेंशियल राइज। तो ये हमने बना लिया अपना इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बनाते हैं अपना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगा भाई? चलिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो प्लॉट है वो हमेशा आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में बनता है। तो आउटपुट करंट हमारा क्या है बताइए? आउटपुट हम कहां से ले रहे हैं भाई? कलेक्टर से। तो कलेक्टर हमारा आउटपुट करंट हो जाएगा वर्सेस आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा? कलेक्टर वाला वोल्टेज, बट बेस को कॉमन भी लेना पड़ेगा, सो VCB। ये हमारा हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा अगर किसी को प्रॉब्लम है। तो IC हमारा है इनपुट करंट और VCB है हमारा, सॉरी नॉट आउटपुट यार, नॉट इनपुट, आउटपुट। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर रहे हैं ना, तो ये हमारा आउटपुट करंट हो जाएगा IC और आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा VCB। अब हमें पता है कि जो IC है उसका फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, याद करिए प्रीवियस क्लासेस में। कलेक्टर करंट इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO। ये हो जाएगा हमारा इस कैरेक्टरिस्टिक का इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि आप IC वर्सेस VCB प्लॉट करिए, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं IC और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं VCB। तो इक्वेशन फर्स्ट से मुझे देख के बताइए कि अगर आप VCB को कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को अगर वेरी कर रहे हो आप,
तो कलेक्टर करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो हमें क्या देखने से पता चल रहा है कि डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इक्वेशन फर्स्ट में VCB का कोई टर्म ही नहीं है, तो आप VCB को जितना मर्जी बढ़ाते घटाते जाइए, IC हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा बन गया कैरेक्टरिस्टिक। बट ये क्या है? आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, ये हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बना लिया। अब हम बनाते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। हेडिंग डाल लीजिएगा। ये सारी चीजें याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? IC वर्सेस IE। पहला जो प्लॉट हम बनाने वाले हैं वो डायरेक्टली पूछा जाता है, IC वर्सेस IE। यानी हम एक प्लॉट बनाने वाले हैं, y एक्सिस पे हम ले लेते हैं क्या? IC, और x एक्सिस पे ले लेते हैं IE। इसका मतलब यहां से हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि IE को जब हम वैरी करेंगे तो IC किस तरह से वैरी होगा। एमीटर करंट को वैरी करने से कलेक्टर करंट किस तरह से वैरी होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगा। करेक्ट। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का, हाँ, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि कोई भी एक आउटपुट क्वांटिटी लीजिए और कोई भी एक इनपुट क्वांटिटी लीजिए और दोनों के बीच एक ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, उसे बोला जाता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारी यहाँ पे जो आउटपुट क्वांटिटी है वो क्या है? कलेक्टर करंट, और जो इनपुट क्वांटिटी है वो है एमीटर करंट। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले या कुछ लेक्चर पहले कि IC कलेक्टर करंट का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा IE प्लस ICBO। ICBO का मतलब क्या होता है? कलेक्टर बेस करंट व्हेन एमीटर इज ओपन सर्किटेड। ये मैं पहले बता चुका हूं। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट क्या होगा अगर IE 0 हो जाए? अगर IE की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या कलेक्टर करंट भी 0 हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कलेक्टर करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ICBO। मतलब अगर प्लॉट में देखिए IE की वैल्यू 0 है, मतलब यहां पे, तो IC की भी वैल्यू 0 होनी चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड IC की वैल्यू हो जानी चाहिए ICBO। ICBO, करेक्ट। या आप इस तरह से लिख लीजिए तो ज्यादा क्लियर रहेगा। ये वाली जो वैल्यू है वो है ICBO। ठीक। अब अगर हम IE को वैरी करते हैं तो IC किस तरह से वैरी होगा? दोनों के बीच जो रिलेशन है वो लीनियर है। तो IE को अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो IC भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। ये होता है आपका IC वर्सेस IE का प्लॉट, और ये स्लोप है। स्लोप क्या हो जाएगा? Y एक्सिस का कंपोनेंट दैट इज IC अपॉन x एक्सिस का कंपोनेंट दैट इज IE। तो IC अपॉन IE की वैल्यू, ICBO को हटा दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ICBO को तो हमने पहले ही प्लॉट कर लिया है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? IC अपॉन IE। तो ये हो जाएगा अल्फा। जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? अल्फा को। ये समझ में आ रहा है आपको? अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पे। सेकेंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो ये किसके किसके बीच में हम प्लॉट करने वाले हैं? सेकेंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हम प्लॉट करने वाले हैं IC वर्सेस VBE पे। करेक्ट। अब
यहां पे ले लीजिए आप IC, यहां पे ले लीजिए VBE। अब एक चीज मुझे बताइए, IE की वैल्यू हमने पढ़ा हुआ है पहले, IE इज इक्वल टू IES e to the power VBE eta VT माइनस 1, ये हमने पढ़ा हुआ है। मतलब अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो हमें बेस एमीटर वोल्टेज यानी VBE और कलेक्टर करंट IC में कोई भी रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। बट हम जानते हैं कि जो IE करंट है वो किसका फंक्शन है, IC का, फंक्शन ऑफ IC। ये समझ में आ रहा है कैसे? जो एमीटर करंट है वो कलेक्टर करंट का फंक्शन है इस इक्वेशन से। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो IC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IE ही तो हो गया। When अल्फा इज कांस्टेंट, मतलब अगर IC बढ़ रहा है तो IE बढ़ेगा, IE वेरी कर रहा है तो IC वेरी कर रहा है। इसका मतलब IE वेरी कब कर रहा है, जब हम VBE को वेरी कर रहे हैं। और VBE और IE के बीच में रिलेशन कैसा है, एक्सपोनेंशियल। तो VBE और IC के बीच का भी रिलेशन कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल। सही है। तो इसका भी जो प्लॉट है एक्सपोनेंशियली राइज होगा। एक्सपोनेंशियली राइज। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं क्या, ट्रांस कंडक्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। हाउ टू कैलकुलेट ट्रांस कंडक्टेंस, हाउ टू कैलकुलेट ट्रांस कंडक्टेंस। तो एक चीज मुझे बताइए, ट्रांस कंडक्टेंस होता क्या है? जैसे कंडक्टेंस है तो उसे हम मान सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस का उल्टा होगा, कंडक्टेंस। बट ट्रांस कंडक्टेंस का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, ये होता है वोल्टेज अपॉन करंट। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, करंट अपॉन वोल्टेज। तो अगर हमने यहाँ पे आउटपुट करंट ले लिया और आउटपुट वोल्टेज ले लिया तो ये नॉर्मली कहलाएगा कंडक्टेंस। बट अगर हमने यहाँ पे ट्रांस लगा दिया, ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। तो अगर हमने करंट आउटपुट का लिया है तो इनपुट हमें वोल्टेज हमें इनपुट का लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ट्रांस कंडक्टेंस हो जाता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। ट्रांस कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं GM से। सही है। तो GM क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, या हाउ आउटपुट करंट इज चेंजिंग व्हेन वी आर चेंजिंग इनपुट वोल्टेज। तो चेंज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा से। आउटपुट करंट क्या है, IC। आउटपुट वोल्टेज क्या है, VBE। सॉरी, इनपुट वोल्टेज क्या है, VBE। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल IC अपॉन डेल VBE। अब ऊपर हमने देखा अभी कि अल्फा इज इक्वल टू क्या था, अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE, यानी कि
एमीटर करंट और कलेक्टर करंट एक दूसरे के साथ लीनियरली इंक्रीज हो रहे हैं, तो IC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IE, बिकॉज अगर ये करंट गेन कांस्टेंट है अल्फा, तो कलेक्टर करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमीटर करंट। तो डेल IE अपॉन डेल VBE, और कंडक्टेंस का उल्टा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस, तो हम इसे RA लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन या डायरेक्टली न्यूमेरिकल बन जाता है इस पे। करेक्ट। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। Important points to remember for common base configuration। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इस कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन होता है वो बहुत कम होता है। करंट गेन इज वेरी लेस। अब मुझे बताइए यहाँ पे करंट गेन क्या है। मैंने अभी आपको बताया, जब मैं आपको वर्किंग ऑफ बीजेटी समझा रहा था तब मैंने बताया था कि जो अल्फा की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है वो है लेस देन 1, और अल्फा ही हमारा क्या है, करंट गेन। अल्फा ही हमारा क्या है, करंट गेन। That's why we are calling a current gain is very less in the case of common base configuration. Correct? Second, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वोल्टेज गेन बहुत हाई है। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट वोल्टेज यानी कि VCB is too much greater as compared to input voltage। इनपुट वोल्टेज क्या है, VBE। इसका मतलब हाई वोल्टेज गेन, हाई वोल्टेज गेन। करेक्ट। करंट गेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं AI से, वोल्टेज गेन को रिप्रेजेंट किया जाता है AV से। तो यहां से हम बता सकते हैं पावर गेन कितना होगा, पावर गेन, पावर गेन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AP से। तो पावर गेन को हम यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, पावर गेन क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाई करंट गेन। तो यहां से मुझे बताइए, जो करंट गेन है वो बहुत कम है, वोल्टेज गेन बहुत ज्यादा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। मतलब पावर गेन यहां पे कैसा होगा, मॉडरेट। यहां पे पावर गेन होगा मॉडरेट। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है, जीरो फेज शिफ्ट। जीरो फेज शिफ्ट प्रोवाइडेड बाय कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमेशा हमें जीरो फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। मतलब अगर इनपुट वोल्टेज हम ना हमारा 0 डिग्री पे है, मतलब इनपुट वोल्टेज को हमने रेफरेंस माना हुआ है, तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो भी इसी रेफरेंस पे ही मिलेगा।
राइट। आगे हम देखेंगे कि एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर हम 0 को रेफरेंस मानते हैं इनपुट में, तो हमें आउटपुट में कैसा मिलेगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा। करेक्ट, ये मैं आगे आपको करके बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना मतलब आपको याद रखना होगा कि जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें बिल्कुल भी फेज शिफ्ट प्रोवाइड नहीं करता आइडियली, यानी कि 0 फेज शिफ्ट। तीसरा पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। फिफ्थ पॉइंट है इसका इनपुट रेजिस्टेंस। तो जब हम इसका इनपुट रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस यानी कि RE, तो वो हमेशा 100 ओम से कम आता है। 100 ओम से कम है मतलब लो इनपुट रेजिस्टेंस। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन हैज लो इनपुट रेजिस्टेंस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना इस कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में, तो आपको पता चलता जाएगा ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जेई लेवल के एग्जाम में या ए लेवल के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सिक्स्थ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, लो इनपुट रेजिस्टेंस यानी कि हाई आउटपुट रेजिस्टेंस। इट हैज हाई आउटपुट रेजिस्टेंस। जब हम पाई मॉडल पढ़ेंगे, इसका हाइब्रिड मॉडल पढ़ेंगे, तब आप वहां बहुत आसानी से समझ पाओगे कि कैसे लो रेजिस्टेंस है, कैसे हाई इनपुट रेजिस्टेंस है, ये सारी चीजें। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका बैंडविड्थ बहुत हाई होता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो बैंडविड्थ है वो बहुत हाई होता है। बैंडविड्थ हाई है इसका मतलब द डिफरेंस बिटवीन हायर लिमिट फ्रीक्वेंसी एंड लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। अगर बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है तो नॉइज भी बहुत ज्यादा होगी। करेक्ट, तो बैंडविड्थ के साथ साथ ये हमें एक डिसएडवांटेज मिल जाता है। तो अगर हमें पूछा जाए कि बैंडविड्थ ज्यादा है तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में जो राइज टाइम हमें मिलेगा प्लॉट का वो कैसा होगा, हाई होगा या लो होगा। तो हमेशा याद रखिएगा बैंडविड्थ इनटू राइज टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है 0.35। तो अगर बैंडविड्थ ज्यादा है तो राइज टाइम क्या होगा, कम। ये आ रहा है समझ में। तो ये था पूरे आपको बोल सकते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो है अर्ली इफेक्ट, तो उसे देख लेते हैं। फिर जो कॉमन इसके बाद हमारा एमीटर आएगा जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी आज का जो लास्ट टॉपिक है वो डाल लीजिएगा, अर्ली इफेक्ट। व्हाट इज अर्ली इफेक्ट, या बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए, अगर हम ब्लॉक डायग्राम से शो करें तो ये है हमारा एमीटर, ये है हमारा कलेक्टर, ये रहा हमारा बेस। एमीटर हमारा क्या है, हाईली डोप्ड, कलेक्टर हमारा क्या है, लाइटली डोप्ड, और बेस हमारा क्या है, मॉडरेटली डोप्ड। राइट, मतलब अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये N प्लस है, ये N माइनस है, और ये P है। तो अर्ली इफेक्ट से हमें क्या पता चलता है, तो अब देखिएगा, जब भी हम कलेक्टर बेस जंक्शन में रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन में रिवर्स बायस हम अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे। तो अब हमारा क्या हो गया, कलेक्टर बेस जंक्शन, सॉरी, बेस कलेक्टर या कलेक्टर बेस जंक्शन क्या हो गया, रिवर्स बायस। और हमें पता है कि जब रिवर्स बायस इंक्रीज करते हैं
तो जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये मैं अपने पहले लेक्चर, बेसिक लेक्चर में बता चुका हूं। तो अर्ली इफेक्ट को ध्यान से समझते हैं, वन स्टेप बाय स्टेप। इफ वी increase the reverse voltage, increase the reverse bias voltage across collector to base junction, the width of depletion region, width of depletion layer increases। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और डिप्लीशन रीजन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि डिप्लीशन रीजन लाइटली डोप्ड रीजन में ज्यादा पेनिट्रेट करती है एज कंपेयर टू हाईली डोप्ड रीजन। एंड वी नो दैट डिप्लीशन लेयर penetrates more in lightly doped region। तो आप मुझे बताइए कि जो डिप्लीशन रीजन है वो किस में ज्यादा ज्यादा पेनिट्रेट करेगी, एमीटर में ज्यादा पेनिट्रेट करेगी, कलेक्टर में ज्यादा पेनिट्रेट करेगी, या बेस में ज्यादा पेनिट्रेट करेगी। तो कलेक्टर क्या है, लाइटली डोप्ड। तो जो करंट है वो हमें जो सॉरी जो डिप्लीशन रीजन है वो सबसे ज्यादा किसमें पेनिट्रेट करेगी, कलेक्टर में, बिकॉज कलेक्टर इज अ लाइटली डोप्ड। इसकी वजह से क्या होगा, द डिप्लीशन रीजन, the depletion region penetrates more in collector region। more in collector region। अब मुझे बताइए, डिप्लीशन रीजन सारी की सारी कलेक्टर बेस में, मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ डिप्लीशन रीजन अगर कलेक्टर रीजन में चला जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारा बेस विड्थ डिक्रीज हो जाएगा। सो ड्यू टू विच, ड्यू टू विच बेस विड्थ डिक्रीजेस। करेक्ट। अब अगर बेस विड्थ और डिक्रीज हो गया, बेस का एरिया तो पहले से ही कम था, अब अर्ली इफेक्ट की वजह से जो बेस विड्थ है वो और कम हो गया। बेस विड्थ कम हो गया मतलब मैंने आपको बताया था कि एमीटर से 100 इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, यहाँ पे एन टाइप है, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स हमने ले लिया। पहले क्या हो रहा था, 25 इलेक्ट्रॉन बेस में किसी न किसी होल से रिकम्बाइन हो जा रहे थे, और एन टाइप में या एन माइनस टाइप में या कलेक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, 75। मतलब हमने यहां से 100 भेजे, कलेक्टर में कितने पहुंच रहे हैं, 75 इलेक्ट्रॉन। 25 कहां पे रिकम्बाइन हो गए, होल्स के साथ इन बेस। अब क्या हो गया, बेस का रीजन और कम हो गया, मतलब रिकॉम्बिनेशन टाइम घट जाएगा। मतलब जहां 25 इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो रहे थे होल्स के साथ, अब कितना हो रहे हैं, अब हो रहे हैं 20। मतलब अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पहुंच रहे हैं कलेक्टर के पास, 80। यानी कि कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा। तो यहां से लिखिएगा, बेस विड्थ अगर डिक्रीज हो रही है तो
रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मत लिखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे P प्लस यहाँ पे P माइनस PNP ट्रांजिस्टर हो गया तो यहाँ पे 100 होल्स भेजेंगे हम, ये याद रखिएगा। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स डिक्रीजेस। रिकॉम्बिनेशन अगर चार्ज कैरियर्स का डिक्रीज हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कलेक्टर तक पहुंचेंगे, यानी कलेक्टर करंट इंक्रीजेस। तो यहां से हमने क्या देखा कि अगर हम कलेक्टर बेस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो कलेक्टर करंट हमारा इंक्रीज हो जाता है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि कलेक्टर बेस करंट, जो कलेक्टर बेस करंट है वो कलेक्टर बेस वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं करती। मैंने आपको क्या बताया था कि कलेक्टर करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो डिपेंड नहीं करेगी कलेक्टर टू बेस वोल्टेज पे। बट यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ अर्ली इफेक्ट इफ वी इंक्रीज द कलेक्टर टू बेस वोल्टेज कलेक्टर करंट इंक्रीजेस। तो अर्ली इफेक्ट की वजह से ये डिपेंड करती है। तो इसका प्लॉट कैसे बन जाएगा, अगर हम एमीटर करंट और VBE के बीच बनाते हैं, मैंने क्या बताया था कि एमीटर करंट इज इक्वल टू IES e टू द पावर VBE अपॉन एटा VT माइनस 1। एक चीज मुझे बता दीजिएगा कि कलेक्टर करंट यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे है एमीटर करंट। तो एमीटर करंट और VBE के बीच का रिलेशन कैसा है, एक्सपोनेंशियली राइज। और एक चीज साथ में मैंने ये भी बताई थी कि VCB यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। बट अब अर्ली इफेक्ट के कारण VCB तो कांस्टेंट नहीं है, VCB को हम डायरेक्टली बढ़ा रहे हैं। तो मान लेते हैं दोनों का प्लॉट ऐसा बना, जब हमारा VCB था मान लेते हैं कितना, 3 वोल्ट। बट हमने क्या देखा कि अगर हम VCB को बढ़ा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ अर्ली इफेक्ट कलेक्टर करंट भी बढ़ रहा है, और कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो हमारा एमीटर करंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ, सही है। अब ध्यान दीजिएगा, एक और प्लॉट हमने बनाया एक्सपोनेंशियल राइज का, एक और प्लॉट हमने बनाया एक्सपोनेंशियल राइज का। तो यहाँ पे जो VCB है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए कि जो एमीटर करंट है वो और तेजी से इंक्रीज हो रही है, वो और स्टीपली इंक्रीज हो रही है। मतलब ये 6 वोल्ट के अप्रॉक्स है, मतलब 3 वोल्ट से ज्यादा, राइट। तो अगर आप VCB बढ़ाते जाते हो तो जो IE का वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए बाकी बातें हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम अर्ली इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे कि अर्ली इफेक्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है, फिर हम चलेंगे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पे और हम देखेंगे कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही क्यों सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। हम स्टार्ट करेंगे यहीं से, अर्ली इफेक्ट से।